नमस्कार। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना तो राजीव धर्माधिकारी नाम से, ना ही ऑप्शंस तालीम नाम से। यदि आपके नज़र में कभी भी ऐसा कुछ आता है तो मुझे बताइएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आजकल इस प्रकार के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे, तो इसलिए बताना जरूरी था। आज के इस वीडियो में हम लोग यूएस के सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो लोग अपने इंटरेस्ट रेट को सेट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिनको कि वो लोग इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेते समय देखते हैं और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस का हमारे मार्केट पे और वर्ल्ड मार्केट पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये जो अभी मैं यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में भारत में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। लेकिन जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस प्रकार से अपने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में डिसीजन लेने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें तो आमतौर पे निफ्टी की मूवमेंट, बैंक निफ्टी की मूवमेंट, हमारे यहाँ के शेयर्स के प्राइसेस, हमारे स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे जाना, वर्ल्ड मार्केट्स का ऊपर नीचे जाना, ऑलमोस्ट 50% जो चीज़ें होती हैं ये यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही आधारित होती है। तो आइए अब हम उसके बारे में यहाँ पर और ज़्यादा जानना शुरू करते हैं। जैसे हमारे भारत में कई सारे बैंक्स हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बैंक और अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो है यूएस फेडरल रिजर्व। तो इसको सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है यूएस फेड। तो अगर कभी आप स्टॉक मार्केट्स के वीडियो देख रहे हो और आप जो है ब्लूमबर्ग वगैरह पे या सीएनबीसी या बाहर के जो भी अगर चैनल्स हैं उन पे आप न्यूज़ देख रहे हो, तो जब भी बात आती है और वहाँ बोला जाता है फेड की बात होती है, वो लोग अक्सर एक वर्ड यूज करेंगे फेड। तो जब फेड की बात हो रही होती है मतलब वो उस समय यूएस फेडरल रिजर्व की बात कर रहे होते हैं। अब यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और ये हर डेढ़ महीने में अपनी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी के बारे में ये लोग एक इनका अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट होने का मतलब क्या, जैसे हमारे आरबीआई जो है वो पॉलिसी सेट करती है, वैसे यूएस फेडरल रिजर्व हर डेढ़ महीने में इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिसीजन लेता है। अब ये जो डिसीजन की जो इनकी पॉलिसी की जो डेट्स होती है वो ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इनकी जब पॉलिसी की जो मीटिंग होने वाली होती है वो 2 दिन तक चलती है। ट्यूसडे को शुरू होती है और फिर वेडनेसडे को जो है इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है। तो ये जो मीटिंग रहेगी, जब भी यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक का डिसीजन आएगा वो वेडनेसडे को आएगा। तो ये बात आपको जाननी है और डेढ़ महीने के अंतर पर आता है। अब वेडनेसडे को जब इनका डिसीजन आता है उसके ठीक 1 घंटे के बाद फेडरल रिजर्व बैंक के जो भी चेयरमैन रहेंगे वो चेयरमैन करीब आधे से 1 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो फिलहाल जो इनके चेयरमैन हैं उनका नाम है जेरेमी पॉवेल। इसके पहले जो थी वो जेनेट येलेन थी और उनके पहले जो थे वो बेन बर्नार्ड थे। बेन बर्नार्ड का कार्यकाल 2 बार का रहा, 8 साल का उनका कार्यकाल था। उनके बाद जेनेट येलेन आई,
फिर जेरेमी पवेल आए जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, और उसके बाद अभी जो बाइडेन ने भी इन्हें रखा था। अब बात करते हैं कि यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट को सेट करता है या इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस लेता है तो किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिसीजंस लेता है। यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक को वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या ये कहें कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक को दो मैंडेट्स दिए हुए, दो मैंडेट्स यानी दो बातों का ध्यान रखना है जो कि उनके इंटरेस्ट रेट जब वो डिसाइड करते हैं वो इन दो बातों के ऊपर डिसाइड करते हैं। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक का ये दायित्व है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अमेरिका में जो चीजें हैं, जो कीमतें हैं, वो ना तो बहुत ज्यादा ऊपर जाए और ना ही बहुत ज्यादा नीचे जाए। मैं यहाँ पे ये बात भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि नीचे ना जाए, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए कि उससे डिसइंफ्लेशन भी आ सकता है और इकोनॉमिक डिप्रेशन में भी जा सकती है। हालांकि ऐसा दौर तो है, ये मंदी के समय ही आता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कीमतें ज्यादा ऊपर ना जाए। अब सवाल आता है कि कीमतें ऊपर तो ना जाए तो भाई कितनी ऊपर तक ना जाए? तो ये लोग किस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कीमतें ऊपर जा रही है या नहीं? तो उसके लिए ये लोग जो है इन्फ्लेशन का डेटा होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये कई माध्यम से उनके पास आता है, सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन वगैरह आदि। इनके बीच में क्या अंतर होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, यानी महंगाई कितने परसेंटेज से बढ़ रही है। तो यूएस के फेडरल रिजर्व का ये दायित्व है कि वो ये इंश्योर करे, ये पक्का करे कि महंगाई जो है वो 2% से ज्यादा ना हो। यानी इनका जो पहला मैंडेट है वो ये है प्राइस स्टेबिलिटी विद इन 2%। तो ये 2% की बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट सेट करेगा तो उनको जो महंगाई के आंकड़े जब उनके पास आएंगे वो ये देखेंगे कि क्या महंगाई दर जो है वो 2% के पास है या नहीं। ये पहला है, मैं इसको और डिटेल में भी समझा रहा हूँ। दूसरा जो उनका मैंडेट है वो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वहां के सेंट्रल बैंक का ये दायित्व है कि वहां देश में पर्याप्त नौकरियां बनी रहे लोगों के लिए और बेरोजगारी की समस्या ना हो। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब जैसे मैंने कहा कि उनका ये मैंडेट है या उनको ये निर्देश है कि आप बेरोजगारी की समस्या ना होने दें, और ये तो संभव ही नहीं है कि किसी भी देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। बहुत सी बार ऐसा भी होगा, कई बार कोई सेक्टर, कोई इंडस्ट्री में डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है या नहीं? तो उसके लिए क्या है कि उनको ये मैंडेट मिला है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, यूएस में 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो बेरोजगारों की जो संख्या है वो एक्चुअल मतलब जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके हिसाब से 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे सवाल ये आता है कि भाई
वो लोग, उनको कैसे पता चलता होगा कि बेरोजगारों की जो संख्या है वो 4% से ज्यादा हो गई, कम हो गई, महंगाई का 2% से ज्यादा हो गई, कम हो गई। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। ये चीज हमारे देश में भी लागू होती है। हमारे देश में भी हर महीने के आंकड़े आते हैं और वो आंकड़े ये बताते हैं, हर महीने एक स्पेसिफिक तारीख होती है, एक पर्टिकुलर तारीख को ये आंकड़े रिलीज करती है सरकार के द्वारा, ये आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों में ये बताया जाता है, दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहला जो हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के डेटा की, ये किस प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का डेटा होता है। पहला डेटा ये बताता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, अप्रैल महीने का 2024 साल का अप्रैल का महीना चल रहा है। अब जब अप्रैल के महीने में आंकड़े आएंगे तो या तो वो फरवरी के होंगे या मार्च के महीने के होंगे। अमूमन अमेरिका में जब जो आंकड़े आते हैं वो वो अप्रैल के महीने में जो आंकड़े आएंगे वो मार्च के महीने में महंगाई दर कितनी रही वो डेटा आता है। उस डेटा को देखते हैं। अब अगर वो जैसे फिलहाल अगर हम बात करें तो वहां जो महंगाई दर का जो डेटा आ रहा है वो 3.8 से लेकर के 4.2 इसके बीच में फिलहाल रेंज कर रहा है, जो कि फेडरल बैंक के 2% के मैंडेट से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अब वो लोग जो है जब भी अपने इंटरेस्ट रेट का डिसाइड करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे ही मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो भी जो है हर महीने के आता है। उसके अंदर उन आंकड़ों में ये आता है कि भाई बेरोजगारों की संख्या कितनी थी। कभी अभी ये 4% से ज्यादा होती, कभी 3.8% भी होती है, बीच में ये 5.5% भी चली गई थी कुछ साल पहले, 6% के पास तक पहुंच रही थी। तो ये जो डेटा होता है वो इन दोनों डेटा को देख करके अपने इंटरेस्ट रेट्स को सेट करते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो इस समय काफी ज्यादा लंबा हो रहा है और ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस टॉपिक को अगले पार्ट में कवर अप स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मान लीजिए उनके पास आंकड़े आ गए महंगाई दर के और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। अब वो किस प्रकार से डिसीजन लेंगे, उन क्या क्या चीजों को वो ध्यान रखते हैं, कौन कौन से आंकड़ों को वो देखते हैं, और ये आंकड़े जो है और इनके द्वारा वो किस प्रकार से जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करते हैं। फिलहाल क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट आगे आएंगे, और जो उनके जो एक जब भी उनकी पॉलिसी की मीटिंग होती है तो पहले से को जैसे कि मैंने बताया था, तो वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है, साथ में वो उनके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि भाई उनके वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो डॉट्स के फॉर्म में होता है कि भाई इस साल के अंत तक हम इतना रेट कट कर सकते हैं, इतना रेट बढ़ा सकते हैं, अगले साल ये पोर्शन रहेगी। तो वो सारा कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक जरूर करें, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। और अगर कोई आपके साथ में काम करते हो और आप चाहते हैं कि उन्हें भी ज्ञान मिले तो कृपया इस वीडियो के ऊपर जो शेयर का बटन है उसके द्वारा शेयर कीजिए। कृपया डाउनलोड मत कीजिएगा, इतना आप अपने सिखाने वाले गुरु के प्रति इतना तो एक मैं मानता हूँ, एक एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ मैं। तो ये चीज है। और हाँ, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, और यदि आपको कभी कोई ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स के नाम से जो है अलग अलग फेक एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो अगर आपको मेरे नाम से कहीं कोई दिखाई दे तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं ताकि उसके खिलाफ लीगल कंप्लेंट की जा सके। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।